नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम आपकी कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पाठ बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं का जो पांचवा भाग लेकर पांचवा वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। और आज हम बात करेंगे महिलाओं की आकांक्षाएं यानी एस्पिरेशंस ऑफ विमेन के बारे में, जो कि आपके पेज नंबर 161 पर दिया हुआ ये टॉपिक। आज उस पर चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा कि जो पुनर्जागरण या रिनेसा काल था, इसमें मानवतावाद पर जोर दिया जा रहा था, मानव के महत्व को स्वीकार किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि सभी गतिविधियों का मुख्य केंद्र मानव को होना चाहिए और ईश्वर की सर्वोत्तम कृति मानव है और उसको महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे सामने इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि क्या इस मानव की परिभाषा में महिलाएं भी शामिल थीं या मानव का मतलब केवल पुरुषों को ही माना जा रहा था। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो हम पुनर्जागरण काल की जो परिस्थितियां हैं उनको अगर देखें तो हमें पता चलता है कि मानव शब्द में केवल पुरुषों को ही अधिक महत्व दिया जा रहा था। महिलाओं को वो सब अधिकार, वो महत्व, वो स्वीकार्यता नहीं मिल पा रही थी जो कि पुरुषों को मिल रही थी। और ये खासकर अभिजात वर्ग के महिलाओं के साथ ज़्यादा हो रहा था। उनको अभिजात वर्ग की महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले में काफ़ी कम महत्व मिल रहा था। लेकिन जो व्यापारी वर्ग की महिलाएं थीं, उनकी हालत अभिजात वर्ग की महिलाओं की तुलना में थोड़ी अधिक अच्छी थी। वो अपने परिवार के व्यवसाय को भी चलाती थीं और अपने पति की अनुपस्थिति में, अगर उनका पति कहीं दूर व्यापार करने के लिए गए होते थे तो वो उसकी अनुपस्थिति में पूरे परिवार का व्यवसाय भी इंडिपेंडेंटली चलाती थीं। इसके अलावा हम दो महत्वपूर्ण ऐसी महिलाओं के बारे में बात करेंगे जो पुनर्जागरण काल में अपनी बौद्धिक क्षमता के लिए पुरुषों के बराबर मशहूर हुई और उन्होंने बौद्धिक क्षमता को सिद्ध किया और अपना लोहा मनवाया अपनी बौद्धिक क्षमता का। उनमें एक थी वेनिस निवासी कसांद्रा फैतले और दूसरी थी इजाबेला दी इस्ते। तो इनके बारे में भी पढ़ना है और आज हम महिलाओं के बारे में जो उनकी स्थिति थी उसको ध्यान से सारी चीज़ों को समझेंगे और ये सब चीज़ें आपसे परीक्षा में पूछी जाएंगी। तो जहाँ तक वैयक्तिकता यानी इंडिविजुअलिटी और नागरिकता के नए विचारों की बात है, तो इन सारे नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया। यानी पुरुषों को तो कहा गया भाई पुरुषों की इंडिविजुअलिटी होगी, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके व्यक्तित्व का, उनके महत्व को स्वीकार करना चाहिए और सभी पुरुषों जो है नागरिकता के अधिकार मिलने चाहिए। ये सब बातें पुरुषों के लिए थी। महिलाओं को इन सारे विचारों से दूर रखा गया यूरोप के पुनर्जागरण काल के दौरान। सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न परिवार के पुरुषों का प्रभुत्व था और घर परिवार के मामले में भी वे ही निर्णय लेते थे। तो आप देख रहे हो महिलाओं का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, घर परिवार के मामलों में भी पुरुष ही निर्णय ले रहे हैं। उस समय लोग अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे जिससे उनके बाद वे उनके खानदानी पेशे या जीवन की आम जिम्मेदारियों को उठा सकें। कभी कभी वे अपने छोटे लड़कों को धार्मिक कार्य के लिए चर्च को भी सौंप देते थे। हालांकि विवाह में प्राप्त महिलाओं के दहेज को वो अपने पारिवारिक कारोबार में लगा देते थे, लेकिन महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वे अपने पति को कारोबार चलाने के बारे में कोई राय दे सके। तो आप देख रहे हो जो दहेज मिला है महिला को उसकी शादी में, उस दहेज को तो वो पुरुष अपने कारोबार में लगा देते थे, लेकिन महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वो कारोबार संबंधी कोई सलाह भी अपने पति को दे सके। यानी महिलाओं की स्थिति काफ़ी पुरुषों की तुलना में कमजोर थी, उनके मुकाबले में निम्न थी। ये बात पता चल रही है हमें। आमतौर पर कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए दो परिवारों में आपस में विवाह संबंध होते थे। तो आप देख रहे हो कि महिलाओं को, लड़की को क्या माना जा रहा है कि ये हमारी कोई वस्तु है और दूसरे व्यापारी से अच्छे संबंध बनाने के लिए हम अपनी बेटी की शादी उससे कर देंगे, उसके बेटे से या उससे, उस व्यापारी से, तो हमारे पारिवारिक संबंध मजबूत हो जाएंगे। इसमें लड़की की स्वयं की इच्छा की कोई परवाह नहीं की जा रही कि वो उससे शादी करना चाहती है कि नहीं चाहती। बस ये है कि ये हमारी लड़की है, ये एक तरह की हमारी वस्तु है, इसको हम दूसरे व्यापारी को दे देंगे, उससे हमारे अच्छे व्यापारिक संबंध हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो महिलाओं के जो व्यक्तित्व को, उनकी इंडिविजुअलिटी को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा, उनकी इच्छाओं को कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा, उनकी आकांक्षाओं को कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा। तो पुनर्जागरण काल में जो कुछ भी तरक्की हो रही थी, जो कुछ भी मानवतावादी विचार आ रहे थे, वो सब केवल पुरुषों तक सीमित थे, महिलाओं को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा था। ये आपने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझी। अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुणी यानी नन का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। तो आप देख रहे हो कि शादी करने के लिए बहुत दहेज की जरूरत भी पड़ती थी अभिजात वर्गों में।
और अगर लड़की की शादी करने के लिए उसके पिता के पास अधिक दहेज नहीं होता था तो उसकी शादी नहीं हो पाती थी। तो फिर वो बेचारी क्या करती थी, फिर उसको नन यानी भिक्षुणी बना के जो मठों में भेज दिया जाता था। फिर पूरे जिंदगी वो केवल भगवान की प्रार्थना में ही अपना जीवन बिताएगी, शादीशुदा जिंदगी नहीं बिता पाएगी। तो आप देख रहे हो कि इन सारी बातों से पता चल रहा है कि महिलाओं की स्थिति समाज में, जो पुनर्जागरणकालीन समाज है, उसमें काफी निम्न थी और उनके साथ इस तरह का भेदभाव होता था। मठों में भिक्षुणी का जीवन बिताने के लिए भेज दिया। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी और उन्हें घर परिवार को चलाने वाले के रूप में ही देखा जाता था। तो जो पब्लिक लाइफ में, यानी वो लीडर बन सकें, वो टीचर बन सकें, वो व्यापारी बन सकें, वो योग्यता के कोई दूसरे काम कर सकें, ऐसा कोई अवसर महिलाओं को नहीं दिया जाता था। वो केवल चौके चूल्हे का काम उनको दिया जाता था कि तुम घर परिवार में ही रहो और हमारा केवल घर संभालो, तुम्हारा काम इतना है, तुम्हारी योग्यता केवल इतनी है। तो आप सब देख इस बात को सब समझ आप देख सकते हैं इन सब बातों से कि महिलाओं की स्थिति पुनर्जागरणकालीन समाज में कोई अच्छी नहीं थी। पुरुषों की तुलना में उनको निम्नतर स्थिति में ही रखा जाता था। ये सब अभिजात और अमीर वर्ग के परिवारों में हो रहा था, लेकिन व्यापारी वर्ग में महिलाओं की स्थिति कुछ भिन्न थी और अभिजात वर्ग की महिलाओं की तुलना में कुछ बेहतर थी। तो अब उनके बारे में देखें। व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति कुछ भिन्न थी। दुकानदारों की स्त्रियां दुकानों को चलाने में प्राय उनकी सहायता करती थीं। व्यापारी और साहूकार परिवारों की पत्नियां परिवार के कारोबार को उस स्थिति में संभालती थीं जब उनके पति लंबे समय के लिए दूर दराज स्थानों पर व्यापार के लिए जाते थे। अभिजात्य संपन्न परिवारों के विपरीत व्यापारी परिवारों में यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य होती थी। तो इसका मतलब व्यापारी परिवारों में तो अगर स्त्री मतलब कम उम्र में विधवा हो जाती, उसके पति की मृत्यु हो जाती थी, तो फिर व्यापारी परिवार की महिलाएं पब्लिक लाइफ में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती थी और वो समाज में बाहर निकल कर, घर परिवार से बाहर निकल कर बाहर के सारे काम भी करती थी। तो इसका मतलब अभिजात और अमीर परिवारों की तुलना में जो व्यापारी परिवार थे उनमें महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से कुछ बेहतर थी। ये तो हमने आम महिलाओं के बारे में देखा कि भाई आम उनकी कंडीशन के अभिजात वर्ग में उनकी स्थिति कैसी थी और व्यापारी वर्ग में कैसी थी। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी कुछ महिलाएं इस पुनर्जागरण काल में कुछ ऐसी महिलाएं भी हुई जिन्होंने अपनी बुद्धि, अपने बौद्धिक कौशल, अपनी योग्यता से अपनी पहचान बनाई, पुरुषों के बराबर पहचान बनाई और उनका लोहा पुरुषों ने भी माना। तो ऐसी दो महिलाओं के बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं और आपसे उन पर प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। पुनर्जागरण काल की कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थीं और मानवतावादी शिक्षा की भूमिका के बारे में संवेदनशील थीं। वेनिस निवासी कसांद्रा फैदले, वेनिस निवासी हैं कसांद्रा फैदले, उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? हालांकि महिलाओं को शिक्षा ना तो पुरस्कार देती है ना किसी सम्मान का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि कसांद्रा फैदले कह रही हैं कि महिलाएं अगर शिक्षा प्राप्त भी कर लेती हैं तो भी ना तो उन्हें कोई इनाम मिलता है और ना ही कोई सम्मान मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी प्रकार की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की आकांक्षा रखनी चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए और जैसे ही मौका मिले तो शिक्षा प्राप्त भी करनी चाहिए। तो यानी वो शिक्षा के महत्व पर जोर दे रही हैं कसांद्रा फैदले कि महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। उनको हमेशा ये अपनी एक एस्पिरेशन रखनी चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए कि उन्हें शिक्षा मिले और जैसे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले उन्हें तुरंत शिक्षा ग्रहण भी कर लेनी चाहिए। और लेकिन वो इस पर भी दुख प्रकट कर रही हैं कसांद्रा फैदले कि महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर भी लेती हैं तब भी उस शिक्षा की वजह से ना तो उन्हें कोई पुरस्कार मिलता है और ना ही उन्हें कोई समाज में सम्मान मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ये इस बात पर जोर दे रही है कसांद्रा फैदले। वह उस समय की उन थोड़ी सी महिलाओं में एक ऐसी महिला थी जिन्होंने तत्कालीन इस विचारधारा को चुनौती दी कि एक मानवतावादी विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकते। यानी उस समय एक मान्यता चलती थी कि जो मानवतावादी विद्वान है वो केवल पुरुष ही हो सकते हैं, महिलाओं में ऐसे गुण ही नहीं होते कि वो मानवतावादी विद्वान बन सके। लेकिन जो कसांद्रा फैदले हैं उन्होंने इस विचार को चुनौती दी और उन्होंने कहा नहीं, महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, उनमें भी वो सारे गुण हैं जो उन्हें एक मानवतावादी विद्वान बना सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि महिलाओं की ये एस्पिरेशन है, ये आकांक्षाएं हैं कि भाई हमें भी बराबर का मौका दो, हमें भी मानवतावादी विद्वान बनने के गुण हैं। समाज स्वीकार नहीं कर रहा है
पुरुष को ही ज़्यादा महत्व दे रहा है, लेकिन महिलाओं ने आगे बढ़कर अपनी बात कहना सीख लिया था और कसांड्रा फैदले जैसी महिलाएं कह रही थी कि हम में भी वो सारे गुण हैं जो किसी पुरुष में हो सकते हैं एक मानवतावादी विद्वान बनने के लिए। इसके फैदले का नाम यूनानी और लैटिन भाषा के विद्वानों के रूप में विख्यात था। उन्हें पैडुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो आप देख रहे हो कि जो कसांड्रा फैदले हैं वो ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाओं की बहुत बड़ी विदुषी थी और उनकी विद्वता इतनी थी कि उस पुरुषवादी समाज में, उस पुरुषों के वर्चस्ववादी समाज में भी उनको पैडुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था, जो बड़े बड़े विद्वानों को ही ऐसा मौका मिलता था। किसी भी यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं उनको ही बुलाया जाता है किसी विषय पर भाषण देने के लिए। तो कसांड्रा फैदले को जब पैडुआ यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए बुलाया, इसका मतलब पुरुष भी उनकी योग्यता को मानते थे, उनकी विद्वता को मानते थे और इसीलिए उनको भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। तो एक तो ये थी कसांड्रा फैदले, जो पुनर्जागरण काल की एक प्रमुख महिला थी और जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का जो लोहा है वो सभी पुरुषों से भी मनवाया था और उनका मानना यह था कि सभी महिलाओं को शिक्षा लेनी चाहिए। हालांकि वो इस बात पर दुख भी प्रकट करते थे कि शिक्षा लेने के बाद भी महिलाओं को ना तो कोई सम्मान मिलता है ना कोई पुरस्कार, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को शिक्षा लेनी चाहिए। तो ये तो थी कसांड्रा फैदले। अब फैदले की रचनाओं से यह बात सामने आती है कि इस काल में सब लोग शिक्षा को बहुत महत्व देते थे, यानी पुनर्जागरण काल में सभी लोग शिक्षा को महत्व दे रहे हैं और इसलिए कसांड्रा फैदले कहते हैं महिलाओं को भी शिक्षा लेनी चाहिए। वे वेनिस की अनेक लेखिकाओं में से एक थीं जिन्होंने गणतंत्र की आलोचना स्वतंत्रता की एक बहुत सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए की, जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा का ज़्यादा समर्थन करती थी। तो आप देख रहे हो कि वेनिस में ऐसी बहुत सी महिला लेखिकाएं थीं जो गणतंत्र, जो रिपब्लिक बना था, उसकी आलोचना किस आधार पर करती थी। वो ये कहती थी कि गणतंत्र में स्वतंत्रता की परिभाषा बहुत सीमित दी गई है, उसमें केवल पुरुषों की स्वतंत्रता की बात की गई है, महिलाओं के लिए किसी स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। और वो इस बात के लिए भी गणतंत्र की आलोचना करती थी कि ये गणतंत्र जो है, ये जो रिपब्लिक है, ये महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा अधिकार देता है, महिलाओं को तो एक बहुत निम्न स्थिति में रखता है और इसलिए ये गणतंत्र उतना अच्छा नहीं जितना इसे होना चाहिए, इसे महिलाओं को भी बराबर के अधिकार देने चाहिए। तो वेनिस की बहुत सी लेखिकाओं के ये विचार थे और उन्हीं में एक थी हमारी कसांड्रा फैदले। इस काल की अब एक और महिला की बात करते हैं। तो इस काल की एक अन्य प्रतिभाशाली महिला थी मंटुआ एक छोटा सा राज्य है, मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते। उन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। तो ये एक तरह की छोटी मोटी शासक थी। जब उनका पति नहीं था अपने राज्य में तो उन्होंने उसकी जगह पूरे बहुत अच्छे ढंग से अपने राज्य का शासन चलाया। यद्यपि मंटुआ एक छोटा सा राज्य था, तथापि उसका राज दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। महिलाओं की रचनाओं से उनके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए। तो अब सवाल आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो पुनर्जागरण काल की महिलाओं की क्या आकांक्षाएं थी, उनकी क्या एस्पिरेशंस थी। उनकी एस्पिरेशन ये थी कि इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हें, यानी महिलाओं को अधिक आर्थिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए, यानी अधिक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, अधिक संपत्ति पर अधिकार मिलना चाहिए और अधिक शिक्षा मिलनी चाहिए। तो अगर आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि पुनर्जागरण कालीन महिलाओं की क्या आकांक्षाएं थीं, तो आप उन सारी बातों की चर्चा करके कि अभिजात वर्ग में उनकी क्या स्थिति थी, व्यापारी वर्ग में उनकी क्या स्थिति थी और दो महत्वपूर्ण महिलाओं कसांड्रा फैदले और इसाबेला दी इस्ते के बारे में बताकर अंत में आप ये लिखेंगे कि इन सब चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि पुनर्जागरण काल की महिलाओं की जो सबसे बड़ी एस्पिरेशन, सबसे बड़ी आकांक्षाएं थीं, वो ये थी कि वो चाहती थी कि उन्हें भी, यानी महिलाओं को भी पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक मात्रा में आर्थिक स्वायत्तता यानी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले, संपत्ति पर अधिक अधिकार मिले और उन्हें बहुत अधिक शिक्षा मिले। तो ये सब उनकी एस्पिरेशन थी। तो महिलाओं के बारे में अब पूरा निष्कर्ष आपने क्या निकाला कि पुनर्जागरण का जो आंदोलन है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।
उसने मानवतावादी विचारों को आगे बढ़ाया, मनुष्य के महत्व को आगे बढ़ाया। लेकिन इस पुनर्जागरण काल में भी महिलाओं के साथ उतना न्याय नहीं हो पाया, महिलाओं को उतना सम्मान, उतने अधिकार नहीं मिल पाए जितने पुरुषों को मिले थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि पुनर्जागरण काल में भी मानव का मतलब केवल पुरुषों पर ही फोकस करना था, ना कि महिलाओं को। तो महिलाओं को तब से लेकर आज तक संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, बराबरी के अधिकार पाने के लिए, पुरुषवादी समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए। लेकिन अब यह बड़ी खुशी की बात है कि अब हमारा समाज बदल रहा है, हमारी सरकार बदल रही है और वो महिलाओं को महत्व देना जान गई है, उनको सम्मान देना जान गई है। और इसीलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और संसद ने, हमारी भारत की संसद ने महिलाओं को राजनीति में आरक्षण 33% आरक्षण देकर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो ये सब बातें बता रही हैं कि अब महिलाओं को समाज में अच्छा स्थान मिल रहा है, पूरा सम्मान मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, राजनीति में स्थान मिल रहा है। तो जो बात पुनर्जागरण काल में नहीं हो पाई थी वो अब हो रही है हमारे समाज में। तो इसलिए अब हम इस समय भी हम एक पुनर्जागरण काल के दौर में, एक रिनेसा पीरियड में रह रहे हैं। अब भी हमारा जो ऐसे काम हो रहे हैं जो मानव और खासकर उसमें स्त्रियों को भी शामिल करते हुए उनके भले के लिए, उनकी बेहतरी के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। महिलाओं को भी बराबर की भागीदारी, बराबर की इज्जत, बराबर का सम्मान, बराबर के अधिकार मिल रहे हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, जैसा मैं आपको बार बार बताता हूँ कि हमारे जो एग्ज़ाम होता है उसमें 3 क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड होते हैं, जिन्हें हम सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। और ये क्वेश्चन आते हैं आपकी किताब में, जो बॉक्स हैं उसमें जो सामग्री लिखी होती है उसी को पैराग्राफ के रूप में दे देते हैं। तो आज हम एक और ऐसे ही बॉक्स डिस्कस करने जा रहे हैं पेज नंबर 162 पर, जिसमें लेखक और कूटनीतिज्ञ बाल्थासर कास्टिलियोनी की जो पुस्तक है दी कोर्टियर, उसका एक अंश दिया गया है। तो आप इस पैराग्राफ को स्वयं पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कास्टिलियोनी ने महिलाओं के बारे में अपने क्या विचार प्रकट किए कि उन्हें समाज में कितना स्थान मिलना चाहिए, कैसा स्थान मिलना चाहिए। तो ये आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, पूरा इस बॉक्स में दिया गया। और फिर अब हम उस पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यही इस बॉक्स में लिखा जो बातें हैं उसी को पैराग्राफ के रूप में आपको दे दी जाएंगी परीक्षा में। पैराग्राफ के रूप में आप उस पैराग्राफ को पढ़ोगे और फिर उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछेंगे। लेकिन जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जमाना है, और इसलिए जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में उसमें उनके उत्तर आपको केवल उस पैराग्राफ में नहीं मिल पाएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आप तभी दे पाते हो जब पैराग्राफ को आपने किताब के मेन टेक्स्ट से रिलेट करके पढ़ा है, उसके बारे में दोनों को जोड़ के पढ़ा है और उसकी बात को याद रखा, समझा है, तब आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। तो आज देखते हैं कि इस पैराग्राफ पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो इस पैराग्राफ पर आपसे पूछा जा सकता है, पेज नंबर 162 वाला जो पैराग्राफ है, बाल्थासर कास्टिलियोनी की द कोर्टियर वाले पुस्तक का जो पैराग्राफ है उसमें हम देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, द कोर्टियर किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज द कोर्टियर? तो ये तो बड़ा आसान सवाल है और इसका तो उत्तर पैराग्राफ से मिल जाएगा। इसका लेखक है बाल्थासार कास्टिलियोनी। तो आपके जो प्रश्न आएंगे ना पैराग्राफ वाले सोर्स बेस, उसमें एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा बड़ा आसान सा जो उसका उत्तर पैराग्राफ से मिल जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके उत्तर आपको किताब के जो पैराग्राफ के साथ साथ किताब से रिलेट करके जब आपने पढ़ोगे तब उत्तर दे पाओगे। तो जरा अगला क्वेश्चन देखें, पुनर्जागरण काल की 2 ऐसी महिलाओं के नाम बताएं जिनके विचार कास्टिलियोनी के महिलाओं के बारे में विचार से भिन्न थे। नेम द 2 women of Renaissance period whose thoughts were opposed to the thoughts of the Castiglione about women। यानी जो हमारा कास्टिलियोनी महिलाओं के बारे में जो विचार रखता था उससे भिन्न विचार रखने वाली पुनर्जागरण काल की 2 महिलाएं कौन सी थी? तो आपने अभी देखा कि जब आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें तो उन दोनों महिलाओं के नाम नहीं है, लेकिन अभी हमने जो चर्चा की उसमें उन दोनों महिलाओं के नाम हैं। तो इसलिए मैंने बता रहा हूँ ना कि अब प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि जिसका उत्तर आपको पैराग्राफ से नहीं मिलेगा, लेकिन पैराग्राफ से पहले या उसके बाद में किताब में जो लिखा हुआ है उसको रिलेट करके पढ़ोगे तब उसका उत्तर मिलेगा। तो ऐसी 2 महिलाएं जिनके विचार कास्टिलियोनी के विचार से भिन्न थे महिलाओं के बारे में,
तो उसमें एक तो थी वेनिस निवासी कसांद्रा फैदले और दूसरी थी मंटुआ की मार्चेजा इजाबेल द इस्ते। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो वो है महिलाओं की आकांक्षाओं के संदर्भ में एक महिला यानी कि फैदले और एक पुरुष यानी कॉस्टिलियोनी द्वारा अभिव्यक्त भावों की तुलना कीजिए। तो अब आप देखोगे कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पैराग्राफ में जो दिया गया है उसमें केवल कॉस्टिलियोनी के विचार हैं, लेकिन आपसे फैदले के विचार भी पूछ लिए गए हैं और उनकी तुलना भी करवाई गई है। तो इसमें आपको अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा ऑन द स्पॉट, और तब उत्तर लिखना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न को ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है जिनके कोई रटे रटाए उत्तर नहीं होते, ऑन द स्पॉट परीक्षा में ही आपको वहीं सोचना पड़ता है और अपनी सृजनात्मकता दिखाते हुए उसका उत्तर लिखना होता है। इन्हीं को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो जब मैं इस प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़ देता हूं, महिलाओं की आकांक्षाओं के संदर्भ में एक महिला यानी कि फैदले और एक पुरुष यानी कॉस्टिलियोनी द्वारा अभिव्यक्त भावों की तुलना कीजिए। तो जब आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता है कि कॉस्टिलियोनी ने जो विचार प्रकट किए वो महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में सीमित भूमिका देना चाहता है। वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को निम्न स्थिति में ही रखना चाहता है। सार्वजनिक जीवन में मुख्य भूमिका वो पुरुषों की मानता है और वो मानता है कि मानवतावादी विद्वान बनने के गुण केवल पुरुषों में ही है, महिलाओं में वो गुण नहीं है, और इस वजह से महिलाओं को केवल चौके चूल्हे तक, घर के परिवार के कामों तक ही सीमित रहना चाहिए और पुरुषों को हमारे सार्वजनिक जीवन में अपनी अच्छी भूमिका निभानी चाहिए। ये कॉस्टिलियोनी एक पुरुष जो है उसके विचार हैं। लेकिन उसके विपरीत जो फैदले हैं, वेनिस निवासी कसांद्रा फैदले, उनका मानना यह है कि महिलाओं में भी वो गुण हैं जो एक मानवतावादी विद्वान बनने के लिए जरूरी है। इसलिए महिलाओं को भी अपना शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और जैसे मौका मिले शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और उन्हें यानी महिलाओं को भी पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए। उन्हें संपत्ति यानी महिलाओं को अधिक संपत्ति के अधिकार मिलने चाहिए और महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कॉस्टिलियोनी के विचारों से बिल्कुल विपरीत विचार हैं फैदले के। तो यही बात आपको अपने इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको समझ में आ गया कि हमारे जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हैं जिन्हें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं वो कैसे आएंगे और उन पर आधारित कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और आपको उनका उत्तर कैसे लिखना है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, पैराग्राफ जो होगा उसमें उसके उत्तर पूरा नहीं मिलेगा। जब आप पैराग्राफ से जो आपको बॉक्स है जहां से पैराग्राफ लिया गया है उस बॉक्स से पहले या उसके बाद में जो बातें लिखी हैं उनको ध्यान से पढ़कर समझकर उसको पैराग्राफ से रिलेट कर पाएंगे, तभी आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक की चर्चा करते हैं। अगले वीडियो में हम इस पाठ का अगला भाग लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।